हेलो बच्चों, रसायन की पाठशाला में आज आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है बच्चों। जो हमने पिछले कालांश में विद्युत रासायनिक श्रेणी का अध्याय पढ़ा था, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी से बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं बेटा। बहुत प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों तो एक साथ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो है ना, उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। पहला कि रिएक्टिविटी के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा फिजिबिलिटी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं इसके क्वेश्चन आते हैं, डिस्प्लेसमेंट आता है अर्थात एक धातु दूसरी धातु को डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी, अथवा कोई भी एसिड मेटल से हाइड्रोजन हटाएगा कि नहीं हटाएगा, इस तरह की प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों हम। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो हम पहले बता चुके हैं आपको, और उनके मेटल की जो ऑक्साइड है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी पढ़ेंगे हम बेटा, कि ताप के प्रभाव से कौन सा मेटल का ऑक्साइड ब्रेक होगा कौन सा नहीं होगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल संबंधित भी कुछ क्वेश्चन बेटा हम लोग करेंगे। मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ एलिमेंट्स लिखकर उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया है बेटा, एसआरपी लिख दिया है, जिससे आपको समझ जो क्वेश्चन हो उनको समझने में आसानी होगी, हमारा समय भी बचेगा। यदि हम ये लिखते ना तो 10 मिनट और लग जाते इसमें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले हम रिएक्टिविटी का क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमने पिछले कालांश में बताया था, प्रश्न आया जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन, चारों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, इनकी एसआरपी दी हुई है, किनकी, चारों की एसआरपी दी हुई है। क्वेश्चन है जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन के एसआरपी दी हुई है, इसकी दी हुई है -0.76 वोल्ट, इसकी दी है +0.34 वोल्ट। मैग्नीशियम की दी है -2.37 वोल्ट। आयरन की होती है बच्चों 0.44 वोल्ट माइनस में। और इनमें बताना है, इनकी रिएक्टिविटी बताना है, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लिखना है, किसमें, इंक्रीजिंग, अर्थात इनको बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में लिखना है। क्या कह रहा हूं मैं, बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में लिखना है। प्रश्न आया, चार धातुएं दी हुई हैं, इन चार धातुओं के एसआरपी दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं। इन मानक अपचयन विभव के आधार पर इनको बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए, अर्थात सबसे पहले कम क्रियाशील लिखेंगे। हम जानते हैं जैसे ही निगेटिव से जीरो होते हुए पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, किसके फॉर्म में, मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव। बेटा इसको हम एसआरपी लिखना है, शॉर्ट में है ना, एसआरपी लिखेंगे। अभी यहां से यहां जाते हैं, क्रियाशीलता जो होती है वो भी यहां से यहां जाती है, क्रियाशीलता यहां से यहां होती है ना, क्रियाशीलता अर्थात यहां अधिक क्रियाशील होगा, यहां कहां होगा, यहां अधिक क्रियाशील होगा और यहां कम क्रियाशील होगा। तो हम क्या करें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ऑर्डर में अरेंज कर दें माइनस से प्लस की ओर, फिर हम देख लें। चलिए माइनस से प्लस की ओर करेंगे तो पहला हमारा आएगा -2.37 जो कि mg का है, उसके बाद आएगा बेटा -0.76 जो कि Zn का है, उसके बाद आएगा -0.44 जो कि Fe का है, उसके बाद आएगा +0.34 वोल्ट जो कि Cu का है। अब यह क्रियाशीलता का क्रम मिल गया, ये सर्वाधिक क्रियाशील, ये कौन सी है, सर्वाधिक क्रियाशील, और ये सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं बेटा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, आपको इन्हें ऑर्डर में अरेंज कर देना है। क्रियाशीलता का हम जानते हैं, यहां से जब भी यहां जाएंगे अर्थात ऊपर से जब भी नीचे आएंगे बेटा, इन धातुओं की क्रियाशीलताएं क्रमशः कम होंगी, अर्थात जो ज्यादा नेगेटिव वो E0 वो उतना अधिक क्रियाशील। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं बेटा, वो आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं।
और भी कई तरह के प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं बेटा हम इसमें। क्वेश्चन दिया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है बेटा, Cu डाई पॉजिटिव प्लस Fe गिव्स Fe डाई पॉजिटिव प्लस, यहां नहीं देख रहा हो तो नीचे लिखना बेटा थोड़ा सा, क्या दी हुई अभिक्रिया, Cu डाई पॉजिटिव प्लस Fe गिव्स Fe डाई पॉजिटिव प्लस Cu, और इनके E0 दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। Cu डाई पॉजिटिव से Cu जो दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट दे रखा है, और E0 Fe डाई पॉजिटिव से Fe दे रखा है 44 वोल्ट, माइनस में 44 वोल्ट दे रखा है। क्वेश्चन यह बताना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। बेटा हमने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए जो भी हमारा ई सेल आएगा, ई नॉट सेल आएगा, वह हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करनी है तो ये आना चाहिए, क्या? ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। चलिए देखते हैं बेटा। हमने लिखा ई नॉट सेल इक्वल टू, जानते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये तो हम जानते ही हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। चलिए देखते हैं कैथोड कौन होता है जिस पर रिडक्शन होता है। देखें रिएक्शन पहचाने, जब हम यहां से यहां गए, यहां से यहां गए तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। क्या हुए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, अर्थात यह ऑक्सीडेशन था। क्या था? ऑक्सीडेशन था, और ये एनोड हो गया, तो दूसरा कैथोड हो गया। चलिए लिख दें हम, एनोड क्या है? ई नॉट Fe डाई पॉजिटिव से Fe। फिर मैं बता रहा हूं आपको, इन्हें रिडक्शन फॉर्म में लिखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी रिडक्शन फॉर्म में है। माइनस ई नॉट Cu डाई पॉजिटिव से Cu। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। Fe की वैल्यू है माइनस 0.44 और Cu की वैल्यू है माइनस, यहां आ गया, और दी है प्लस में दी है 0.34। आंसर निकालें, माइनस 0.44 माइनस 0.34, आंसर आया माइनस 0.78, लेस देन 0। क्या हो गया बेटा? लेस देन 0, अर्थात यह केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी या फिजिबल नहीं होगी। क्या कह रहा हूं मैं? ये जो केमिकल रिएक्शन है वो वर्किंग में नहीं होगी। अगर इन दोनों को मिलाएंगे, कॉपर सॉल्ट में आयरन डालेंगे, तो केमिकल रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। ठीक है ना? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वाला जो है ज्यादा रिएक्टिव है। कौन? आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान ऊपर है, इसलिए यह केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। अर्थात क्या होगा? नॉट विजिबल। क्या होगा? नॉट फिजिबल, फिजिबल नहीं होगी। इस तरह के बहुत से प्रश्न आएंगे बेटा। आपको क्या करना है? ई नॉट काउंट करना है, एनोड और कैथोड को पहचानते हुए। एनोड और कैथोड को पहचानना है और उसका ई नॉट काउंट करना है। अगर ई नॉट, अच्छा और भी आता है, यदि हमारा ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर हमारा ई नॉट सेल, दोबारा लिख दे रहा हूं बेटा, लेस देन 0 आता है तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। और यदि हमारा ई नॉट सेल कभी 0 आ जाता है तो हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। कैसी होगी बेटा? इक्विलिब्रियम में होगी, अर्थात जो भी रिएक्शन होनी होगी वो हो चुकी होगी, उसके बाद आगे रिएक्शन नहीं होगी। हमारी रिएक्शन कैसी होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। जितना डिस्प्लेसमेंट होना होगा मेटल और आयंस में से एक दूसरे का, वह हो चुका होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको दूसरा बात समझ में आ रही है बेटा, फिजिबिलिटी की बात। रिएक्शन तभी फिजिबल होगी या तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब उस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल, अर्थात
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूरे सेल का जब हम निकालेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव होगी तो हमारी रिएक्शन फिजिबल होगी, अन्यथा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसका लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन आया, प्रश्न दिया है, क्या तांबे के पात्र में, क्या तांबे के पात्र में ZnSO4 विलयन ले सकते हैं? क्या क्वेश्चन है, क्या तांबे के पात्र में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले सकते हैं? चलिए हम इसके E0 और दे रखे हैं बेटा, क्या दे रखे हैं, E0 दे रखे हैं। Zn डाई पॉजिटिव से Zn दे रखा है बेटा -0.76 वोल्ट, और E0 Cu डाई पॉजिटिव से Cu दे रखा है +0.34 वोल्ट। अगर यह रासायनिक अभिक्रिया इनकी हो रही होगी तो नहीं ले सकते हैं, और अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही तो ले सकते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका क्षय हो जाएगा पात्र का। चलिए हम क्या करें, Zn डाई पॉजिटिव ZnSO4 में, और तांबा के पात्र में Cu है जिस ZnSO4 से आया, और ये पात्र है। अगर इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, अगर मान के चल रहा है अगर हो रही है, तो यह बनाएगा Cu डाई पॉजिटिव और Zn। तो इसको पहचान लिया, यदि हम यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ऑक्सीडेशन हुआ, और ये एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, एनोड का। ऑक्सीकरण नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। चलिए हम लगाएं E0 सेल, अगर निकालें E कैथोड -0 में लगा दें बेटा E0 एनोड, वैल्यू रखें। कैथोड हो गया हमारा जिंक का, जिंक है -0.76 माइनस E0 एनोड, एनोड कितना है 0.34, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.1 वोल्ट आया। कैसा आया, -1.1 वोल्ट आया। अर्थात ये जो केमिकल रिएक्शन है ये नॉट फिजिबल होगी। क्या होगी, यह केमिकल रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। जब फिजिबल नहीं होगी तो इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यहां पे क्या होगा, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। जब यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, अर्थात हम तांबे के पात्र में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या तांबे के पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जिंक का स्थान तांबे से अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो ऊपर है। तो हमें ये याद रखना बेटा, कॉपर क्या है, यानी जो पात्र होगा, जब भी पात्र की बात करेंगे वो कम सक्रिय होगा। पात्र किसका लेना है, कम सक्रिय धातु का लेना है, पात्र कम सक्रिय का, और विलयन जो रहेगा वो अधिक सक्रिय का। पात्र कम सक्रिय धातु का और विलयन अधिक सक्रिय धातु का रहेगा। अब तो कोई सब बातें एक साथ हो गई। क्वेश्चन आया एल्यूमिनियम के पात्र में, क्या कह रहा हूं, एल्यूमिनियम के पात्र में सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं कि नहीं? प्रश्न क्या है, पात्र लेना है कम सक्रिय का, तो यहां नीचे वाले का पात्र लेना है, ऊपर वाले का सॉल्यूशन लेना है। उल्टा प्रश्न आता है यदि कि ऊपर वाले का पात्र, यानी कि क्या कहें, एल्यूमिनियम के पात्र में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे बेटा। क्या कह रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम के पात्र में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम जिंक को हटा देगा, केमिकल रिएक्शन कर लेगा। अर्थात जब भी पात्र या स्टीयरिंग रॉड लेना है वो यहां से लेना है,
और जब भी सॉल्यूशन लेना है वो यहां से लेना है, ठीक है ना। पाथ और सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको। एक और करवाते हैं बेटा, इसको मिटा दें पहले। चलिए बच्चों, विस्थापन रिएक्शंस अर्थात विस्थापन जो अभिक्रियाएं हैं, इनके एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं डायरेक्ट, सब एक साथ करते हैं कि लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा। क्वेश्चन आता है क्या होता है जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। एक प्रश्न और भी हो गया बेटा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि जिंक डालें तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि गोल्ड डालें तो क्या होगा, ये बताना है हमें। एक प्रश्न और लिखा है बेटा कि निकिल को क्रमशः जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन में निकिल रॉड को जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन को निकिल की रॉड से स्टेयर करने पर क्या प्रक्रिया होगी, ये हमें बताना है। इसके अलावा इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो सभी के लवण को उसके विलयनों से विस्थापित कर देगी, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। एक प्रश्न ये आता है क्या निकिल के पात्र में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टोर कर सकते हैं। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे सिंपल रिएक्शन यह है कि जो सॉल्यूशन होगा बेटा, सॉल्यूशन यहां से लेना है हमें। सॉल्यूशन क्या कह रहा हूं मैं, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो नीचे वाली मेटल लेनी है हमें, वो स्टीयरिंग रॉड बनाएंगे, ठीक है। नहीं, सॉल्यूशन नीचे वाला नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन नीचे वाला होगा और रॉड या कंटेनर ऊपर वाला होगा तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। ये बात ध्यान रखना है हमें। कैसे होगा इस बात को हम देखते हैं बेटा। प्रश्न है CuSO4 में लोहे की कीलें डालें तब क्या होगा। हम देखते हैं बेटा, Cu जो होता है E0, Cu जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है Cu का, कितना होता है बेटा Cu का लिखा हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट। और जो E0 होता है Fe डाई पॉजिटिव से Fe डाई पॉजिटिव से Fe, ये कितना होता है बेटा, Fe डाई पॉजिटिव से Fe होता है -0.44 वोल्ट। यदि इनमें केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा बेटा, CuSO4 में Cu डाई पॉजिटिव होता है और लोहे की कील है, रिएक्शन हो जाएगी बेटा, Fe डाई पॉजिटिव और Cu बनेगा, अर्थात इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और यह एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, ये जो होगा Fe एनोड का काम करेगा। और जब एनोड का काम करेगा तो E0 आएगा, सेल अगर निकालेंगे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। मान वैल्यू रखें बेटा, कैथोड की वैल्यू हो गई अब 0.34 वोल्ट माइनस E0 एनोड की हो गई 0.44, यानी आंसर आएगा 0.44, आंसर आया 0.78, अर्थात पॉजिटिव आया। अर्थात यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ये रिएक्शन प्रोग्रेस होगी बेटा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। अर्थात होगा क्या, अगर लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो उनके ऊपर ये तांबा है, यह तांबा जमा होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न था क्या होता है जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, उनके ऊपर तांबा डिपॉजिट हो जाएगा। और प्रश्न देखे बेटा, कॉपर सल्फेट विलयन में CuSO4 विलयन में क्रमशः क्या क्या डालें हम बेटा, Zn की रॉड को स्टीयर करें या Au की रॉड को स्टीयर करें, तब क्या होगा। चलिए हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसका होता है 0.34 वोल्ट, इसका होता है -0.76 वोल्ट और Au का होता है बेटा, Au का मैंने लिख रखा है यहाँ पे प्लस 1.42 वोल्ट में। तब क्या होगा, मैंने बताया था जो रॉड होगी वो कम सक्रिय होना चाहिए, अर्थात उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये लेस एक्टिव होगा, लीस्ट एक्टिव, और ये मोर एक्टिव।
अर्थात सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल ये होगी, सबसे कम ये होगी। अर्थात इसकी रॉड को CuSO4 में डालेंगे तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि Au Cu से कम क्रियाशील है, अर्थात यह विलयन से Cu को विस्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि इस विलयन में जिंक की रॉड डालेंगे तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होने के कारण यह CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देगा। यदि यहां डालेंगे तो Cu विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? Cu विस्थापित हो जाएगा। कब? जब CuSO4 में जिंक का रॉड डालेंगे। गोल्ड का रॉड डालने पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर इसको आप E0 से निकालोगे तो इसका E0 नेगेटिव आएगा बेटा। कैसा आएगा? E0 सेल की वैल्यू अर्थात स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे आप तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। अगला प्रश्न है CuZnAgAu में कौन सी धातु सभी तत्वों को उनके लवण से विस्थापित कर देगी? जो धातु सर्वाधिक सक्रिय होगी वह सभी के लवण से धातु को विस्थापित कर सकती है। सर्वाधिक सक्रिय धातु बेटा कौन होगी? हमने पहले बताया था, सर्वाधिक सक्रिय धातु वो जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा माइनस, सबसे सक्रिय ये होती है वैसे तो, है ना अभी। लेकिन इन तीनों में देखें, इन तीनों में सबसे ज्यादा SRP इसका होता है। किसका? Zn का होता है -0.76 वोल्ट। तो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु यह वाली होगी बेटा। अर्थात यह सभी तत्वों के लवण के विलयनों से तत्वों को विस्थापित कर सकती है बेटा। कौन सी? ये वाली। एक क्वेश्चन है, क्या निकल के पात्र में डाइल्यूट HCl स्टोर कर सकते हैं? ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है। वो सभी तत्व जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हैं वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? वो सभी तत्व जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अर्थात वो सभी तत्व जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हैं। क्या कह रहा हूं मैं? जो नेगेटिव E0 होगी, क्या कह रहा हूं मैं? नेगेटिव E0 वैल्यू होगी, नेगेटिव E0 वैल्यू जब होगी तो वह अम्ल से H2 विस्थापित करते हैं। जिनकी E0 की वैल्यू नेगेटिव होगी वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। अच्छा देखते हैं बेटा, निकिल की जो E0 होती है Ni डाई पॉजिटिव से Ni जो होती है E0 कितनी होती है बेटा? निकिल की हमने लिख रखी है -0.25 वोल्ट। क्योंकि निकिल की E0 -0.25 वोल्ट होती है, अर्थात नेगेटिव होती है, तो यह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो अर्थात निकिल के पात्र में HCl को स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर यह कर देंगे हम तो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है नहीं। तो निकिल के पात्र में HCl का स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। पात्र को कैसा लेना है? लेस रिएक्टेड लेना है, जिससे केमिकल रिएक्शन ना हो। केमिकल रिएक्शन ना हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो पात्र का यूज हम नहीं करेंगे। तो प्रश्न था निकिल के पात्र में डाइल्यूट HCl को स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है बेटा, क्या होता है जब उपरोक्त धातुओं को तनु HCl, तनु H2SO4 नाइट्रिक अम्ल में डालते हैं? जब इनको डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। क्या होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। नाइट्रिक एसिड का सामान्यतः उदाहरण नहीं लेते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। मेन सिंपल एग्जांपल HCl का लेते हैं, सबसे सामान्य एग्जांपल HCl का लेते हैं। इनमें अगर HCl में डालेंगे हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। तो आपको विस्थापन रिएक्शन समझ में आ रही ना बेटा? विस्थापन रिएक्शन क्या होती है? विस्थापन रिएक्शन वह होती है अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी। दूसरी बात, जिनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हैं वह सभी अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। ठीक है ना बेटा? सब बातें क्लियर हो गई हैं। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर
और थर्मल स्टेबिलिटी। सामान्यतः ये भी याद रखना बेटा, जो धातुएं जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होंगी, क्या होंगी बेटा, ई नॉट जो होगा, ई नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, ई नॉट अगर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो जो मेटल होगी वो कैसी होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अर्थात सबसे ज्यादा धन विद्युतीय होगी, जिसकी ई नॉट जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा धन विद्युतीय होगी। तो हम जानते हैं कि ज्यादा नेगेटिव में बेटा है ना, सबसे ज्यादा धन विद्युतीय ये कहलाएगी, और सबसे कम धन विद्युतीय ये, अर्थात सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय ये हो गई। अर्थात धन विद्युतीय गुण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होता है मेटल का वो डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है। जो धातु जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिलेगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ क्या है बेटा, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, अगर यह बात हो जाए तो जो ऑक्साइड होगा वो स्टेबल होगा, वो स्टेबल होगा। अर्थात मेटल का ई नॉट जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्साइड उतना स्टेबल होगा। अगर उसको हम गर्म भी करेंगे तो वो आसानी से अपघटित नहीं होगा। इसीलिए लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड गर्म करने पर आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम गोल्ड का ऑक्साइड ले लें, मरकरी का ऑक्साइड ले लें, इनको गर्म किया जाता है तो ये तुरंत अपघटित हो जाते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। क्यों अस्थायी होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है, क्योंकि इनका ई नॉट की वैल्यू होती है ज्यादा पॉजिटिव की तरफ होती है। यानी कि स्थायी ऑक्साइड वो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव। चलिए इसके एक दो प्रश्न कर लेते हैं, इसको मिटा दें बेटा, दो प्रश्न इसके कर लेते हैं। चलिए दो प्रश्न और कर लेते हैं बेटा। प्रश्न दिया है HgO गर्म करने पर अपघटित हो जाता है लेकिन MgO नहीं, क्यों? ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन समझ के बच्चों आंसर समझ जाएंगे। अगर HgO गर्म करने पर अपघटित हो जाता है HgO, तो निश्चित बात है जो HgO होगा वो ज्यादा नीचे होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अर्थात उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस की ओर होगा, अर्थात वो कम एक्टिव मेटल होगा। कैसा होगा? कम एक्टिव मेटल होगा। Hg बेटा हमने लिख दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयोडीन के भी नीचे आता है, अर्थात इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो आता है वो ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जाता है, अर्थात ये कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे? कम स्टेबल होंगे और वो आसानी से अपघटित हो जाएंगे। अर्थात इसको गर्म करेंगे तो यह, इसको हीट करेंगे तो यह अपघटित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह अपघटित हो जाएगा। लेकिन अगर MgO देखेंगे, MgO अपघटित नहीं होगा, MgO अपघटित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम धातु से बना ऑक्साइड है जो कि स्थायी है। कैसा है? स्थायी ऑक्साइड है। स्थायी ऑक्साइड होने के कारण यह अपघटित नहीं होगा। एक प्रश्न और लिखा है Au2O3 और Na2O। प्रश्न है क्या होता है जब Au2O3 और Na2O को पृथक पृथक गर्म करते हैं? इसको हीट करेंगे तब क्या होगा, इसको हीट करेंगे तब क्या होगा? क्योंकि यह ऊपर वाला ऑक्साइड है, अर्थात ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की है, अर्थात यह स्थायी है
चूंकि Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए स्थायी है, अर्थात यह अपघटित नहीं होगा, अपघटित नहीं होगा। लेकिन यह नीचे है तो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण कम स्थायी है और यह अपघटित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। अर्थात बेटा एक बात हम जान चुके हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव की ओर जाती है कम होता जाता है। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लेस नेगेटिव या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा। और जिसका अब क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव ई नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी क्या कह रहा है, नेगेटिव वैल्यू यूनिट होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और स्टेबल होगा, स्टेबल ऑक्साइड होगा, अर्थात स्थायी ऑक्साइड होगा। क्या कह रहा हूं, जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और उतना ही स्टेबल ऑक्साइड, और अपघटन नहीं होगा, अपघटन नहीं, उसका अपघटन नहीं होगा। लास्ट बचा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से एनोड कैथोड पहचान लेंगे हम। नेगेटिव वाला ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड, सिंपल सी बात है। क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेना है, बहुत आसान बात है बेटा। जो ऊपर है वो एनोड, जो नीचे है वो कैथोड। क्या कह रहा हूं मैं, और कैथोड में से एनोड घटाएंगे और हमारा ई नॉट सेल आ जाएगा, अर्थात सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक सेल में लिख दे रहा हूं बच्चों। हमने लिखा Cu डाई पॉजिटिव से Cu बन रहा है, ई नॉट के फॉर्म में लिखा है, और ई नॉट Ag पॉजिटिव से, थोड़ा नीचे लिख दे बेटा, हो सकता नहीं दिख रहा हो आपको। Cu डाई पॉजिटिव से Cu बना है, इसका ई नॉट दे रखा है 0.34 प्लस में वोल्ट, और दे रखा है ई नॉट Ag पॉजिटिव से Ag दे रखा है प्लस में दे रखा है 0.84 वोल्ट। हम अपने आप समझ जाएं बेटा, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी का ऑर्डर देखेंगे तो यह ऊपर होगा और ये नीचे होगा, सिंपल सी बात हो रही बेटा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में पोजीशन देखें, डायरेक्ट याद रखना आप, तो बिल्कुल एक बात याद रखना है बेटा, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो ऊपर होगा, ये नीचे होगा। जो ऊपर है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला, जो ऊपर वाला तत्व होता है उसका हम एनोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जो नीचे वाला होगा किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वह कैथोड होगा और वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, लिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन लेगा। चलिए अब तो हो गया, ऊपर वाला कौन है, वो वाला है, यह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी क्या होगा, Cu से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, Cu डाई पॉजिटिव बनेगा। इसी क्रम में Ag पॉजिटिव को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, Ag बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कर लें बेटा, बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Cu डाई पॉजिटिव प्लस Ag। ये इसकी सेल रिएक्शन हो गई बेटा, क्या हो गई, ये इसकी सेल रिएक्शन हो गई। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पहले हम जानते हैं, लोन लिखते हैं हम, क्या लिखते थे बच्चों, लोन, LOAN, निगेटिव टर्मिनल एनोड ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है नहीं, लेफ्ट साइड में लिखेंगे एनोड यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, अर्थात Cu से Cu डाई पॉजिटिव बना और सॉल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव से Ag बना, ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, 1 मोलर सॉल्यूशन होता है, एक्वस 1 मोलर सॉल्यूशन सॉलिड।
ये सेल हो गया। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बेटा। ई नॉट सेल इक्वल टू होता था, हमने क्या पढ़ा था, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस नॉट में ई नॉट एनोड। कैथोड यानी कि कैथोड, कैथोड कौन है बेटा, ये वाला है 0.84 माइनस ई नॉट एनोड 0.34, आंसर आया 0.50 वोल्ट। अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम एनोड और कैथोड को पहचान लेते हैं और एनोड और कैथोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसके डिफरेंस की सहायता से हम किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बेटा। अब आप एक बात और समझ लें बेटा, यहाँ पे अगला कालांश जो आएगा वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कालांश है बेटा। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम अभी तक जो कंडीशन चल रही थी, जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल आ रहा था वो स्टैंडर्ड कंडीशन में आ रहा था। एक मानक अवस्थाएं थी जिसमें तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, दाब 1 वायुमंडलीय था, विलयन की सांद्रता 1 मोलर थी। उस समय हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे। अब हमें किसी भी सांद्रता पर यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे बेटा। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण समीकरण, जो कि इस अध्याय की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नर्नेस्ट समीकरण या नस्ट समीकरण जो होती है, ज्यादातर प्रश्न पूरे अध्याय में से इन्हीं दोनों टॉपिकों से आते हैं बेटा। अगर आपके 2 टॉपिक अच्छे से तैयार हैं तो मानिए आपका 75% अध्याय कंप्लीट है। 75% संभावना इन्हीं दोनों टॉपिकों से होती है। अगले कालांश बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बच्चों, लगातार बने रहना है, नवीन जमीन जानकारियां लगातार मिलती रहेंगी। अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है, मैं पुनः आपसे कह रहा हूं आप इसे सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर दें और जो आप अपने मित्रों को भी इसे शेयर करेंगे तो उनका भी बच्चों बहुत लाभ होगा। आज के कालांश में इतना ही, अगले कालांश में नए कॉन्सेप्ट के साथ हम पुनः मिलेंगे।